हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, रेडियो कक्षा लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, शोभित शर्मा। कल जो रेडियो कक्षा थी उसमें आपके साथ आमिर जावेद थे। आमिर ने आपसे डिस्कशन किया मौर्यन एम्पायर के बारे में। ही डिस्कस्ड अबाउट अशोक, जिन्हें कहा जा सकता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट emperors of the India. He talked about अशोक धम। अशोक का धम क्या था, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रजा को इंस्ट्रक्ट किया, ये तमाम बातें आमिर ने अपने कल के लेक्चर में की। बच्चों, इसके बाद में हमें आज का जो ये हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो और आज के लेक्चर को और कल की जो कक्षा होगी उसको मिलाकर हम वी वुड ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री एज फार एज क्लास 6 इज कंसर्न। तो हो सकता है कि आज और कल के लेक्चर के बाद क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म हो जाए, तो आज के लेक्चर में कंटिन्यूटी हो सकती है कल के लिए। हम क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे ये हम आपको बता देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर की ये रहेगी कि इसमें पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब से हमने अपना इतिहास यहाँ पर शुरू किया है रेडियो कक्षा के माध्यम से, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के इतिहास को हम थोड़ा सा अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसका रीज़न क्या है वो आप जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय पर आप शायद समझेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होगी इसमें, जो कल के लेक्चर में कुछ चीजें थी, जैसे आमिर ने आपसे मौर्यन एम्पायर की बात की, तो थोड़ी सी चीजें ये रहती कि आखिर मौर्यन सोसाइटी कैसी थी, हाउ पीपल यूज टू लिव ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो ये भी हम बात करेंगे। तो एक कंटिन्यूटी रहेगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हुए मौर्यन पीरियड की जो सोसाइटी थी उससे शुरू करते हुए आगे तक जाएंगे कि उसके बाद का जो पीरियड था वो किस तरीके से रहा, कौन कौन से रूलर्स यहाँ पर आए और उस दौरान सोसाइटी कैसी रही, सोशो रिलीजियस चेंजेस क्या क्या हुए, ये तमाम बातें होंगी। उसके बाद हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे। तो हो सकता है वो आज के ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है हमें कल की कक्षा में उसे कंटिन्यू करना पड़े। तो फिलहाल हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं। बच्चों, एज फार एज सोसाइटी वाज कंसर्न, इट वाज स्टिल डिवाइडेड इन 4 वर्ण। हमने बात की है चारों वर्णों के बारे में। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म सोसाइटी थोड़ी सी इगैलिटेरियन हो गई थी। इगैलिटेरियन मतलब कि थोड़ी सी समानमुखी हो गई थी, थोड़ी समानतावादी थी, जहां पर सभी लोगों को बराबर की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये थोड़ा थोड़ा होने लगा था, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर बिफोर द बुद्धिज्म केम। तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी उसमें वर्ण व्यवस्था आज भी थी। और कल की कक्षा में आपसे आमिर जावेद ने जिक्र किया था चाणक्य का। चाणक्य जिनको कहीं कहीं पर हिस्टोरियंस कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का एक ट्वीटाइज लिखा, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे नियम बताए किस तरीके से राजा को रहना चाहिए, किस तरीके से प्रजा को रहना चाहिए। तो उसका भी एक प्रभाव सोसाइटी पर पड़ता था। उसके अलावा हम आगे की बात करें इसमें, तो कारपेंटर्स, वीवर्स, स्मिथ्स, पॉटर्स, वो सभी लोग थे। और सोसाइटी लार्जली वाज अ रूरल वन। हमने कहा कि किस तरीके से जो ग्रामीण थे, ये ज्यादातर जो ऑक्यूपेशंस थे वो कहीं ना कहीं ग्रामीण थे नेचर में। उसमें जैसे कि अभी पॉटरी की हमने बात की, हमने आयरन स्मिथ्स की बात की, गोल्ड स्मिथ्स की बात की, ये सभी वहां पर थे। लेकिन इसके अलावा ट्रेड भी होता था, एंड इट वाज सीन दैट ट्रेडर्स यूज्ड टू ट्रेवल फेयरली वाइडली। वो एक जो पूरा साम्राज्य था उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे और अपना जो भी स्टफ होता था, जो भी ट्रेडिंग आइटम्स होते थे, उनको ट्रेड करते थे। तो इस तरीके से ट्रेड भी था और रूरल सोसाइटी तो थी ही थी। इट वॉज अबाउट द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड। लेकिन वॉट हैपेंड व्हेन मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड। सबसे पहले तो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, उसका कारण था बच्चों, अशोक वो सच अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। और जब भी कभी एक स्ट्रॉन्ग किंगडम होता है, एंड स्पेशली व्हेन देयर इज एन एम्पायर, जितना बड़ा एम्पायर होगा उतनी ही ज्यादा उसको संभालने में आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके लिए मतलब यू नीड टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी आए, दे वर नॉट एज गुड एज अशोक वॉज। तो उसे जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पर होने लगा, और जिसका फायदा जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर था, जहां पर ऑलरेडी जो सेंट्रल एशिया से लोग आए हुए थे वो रहते थे, उससे भी पहले
अलेक्जेंडर के साथ के जो उनके जनरल थे, कमांडर्स थे, उन्होंने वहां पर सेटलमेंट किए थे, छोटे छोटे किंगडम्स उन्होंने स्टैब्लिश किए थे। तो दे ऑल वर लुकिंग एट इंडियन कंडीशंस क्लोजली एज सून एज दे सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी कि भाई अब देयर इज नो स्ट्रॉन्ग किंग हियर, तो उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए, जिसमें ग्रीक बैक्ट्रियन थे, शख्स थे और कुषाण थे, ये सभी लोग थे। और उन्होंने एक तरीके से जो है अशोकन जो मौर्यन एम्पायर के बाद का पीरियड था उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को यूटिलाइज करने की कोशिश की। साथ ही साथ कुछ इंटरनल मैटर्स भी थे, लाइक जो मौर्यन एम्पायर था, जो मौर्यन किंग्स थे, दे वर लार्जली जैन्स और बुद्ध। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विश्वास था वो जैन धर्म में था। उसके बाद अशोक वॉज अ स्टॉन्च बुद्धिस्ट, हाउएवर ही यूज्ड टू पे रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स एज वेल। लेकिन उससे कुछ जो ब्राह्मण रूलर्स थे, या उस समय तक रूलर्स नहीं थे, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा एक ऑपोजिशन करने का मौका मिला। तो इसी सिलसिले में जब एक पुष्यमित्र शुंग नाम के एक राजा थे, उन्होंने लास्ट जो मौर्यन किंग था उसको हराया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। डायनेस्टी, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, डायनेस्टी इज अ सिस्टम वेयर एक परिवार के लोग, पिता के बाद पुत्र, में भी पुत्र के बाद उसका भाई या उसका पुत्र, इस तरीके से वो चलता है। एक ही परिवार से जब रूल चलता है उसे हम डायनेस्टिकल रूल कहते हैं। तो उस तरीके से शुंग डायनेस्टी की स्थापना भी पुष्यमित्र ने की। उसके साथ ही साथ जो था, जो पुष्यमित्र शुंग का जो किंगडम था वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटे से समय के लिए इट प्रॉस्पर्ड। और उसके बाद जब शुंग डायनेस्टी आल्सो डिक्लाइंड, देन व्हाट हैपेंड कि जो नॉर्दर्न इंडिया था इट वाज लार्जली इन सॉर्ट ऑफ शैम्बल्स। उस समय पर कोई क्लियर पॉलिटिकल सेटअप नहीं था, जिसकी वजह से जो हमने अभी बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न सीमा पर छोटे छोटे किंगडम्स थे या जो रूलर्स थे, उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाकर होने वाला है व्हेन वी टॉक अबाउट कनिष्क एंड इनफैक्ट कुषाण एम्पायर। सो यू विल कम टू नो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस बिकेम। हालांकि थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट द साउथ, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जो हमारा आज के समय में जो हमारा एरिया कॉरस्पॉन्ड करता है महाराष्ट्र को, लगभग उस जगह पर एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ जिसे हम सातवाहन डायनेस्टी कहते हैं। और दे क्लेम देमसेल्फ एज ब्राह्मण। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं देयर इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू बुद्धिज्म, जो कि सोसाइटी में भी प्रेवलेंट था। आप जब सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन यू वुड कम टू नो दैट बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। सो दैट व्हाट हैपेंड कि बुद्धिज्म में थोड़े से ब्राह्मणिज्म के लक्षण आए, फीचर्स आए, और ब्राह्मणिज्म ने जो बुद्धिस्ट लोगों की जो पॉजिटिव चीजें थी उसको अपनाया और उसकी वजह से दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की। तो जो सातवाहन डायनेस्टी थी, उन्होंने एक तरीके से नॉर्थ और साउथ का जो ब्रिज था, जो गैप था, उसको भी ब्रिज करने की कोशिश की। और ये वो पीरियड है, उस समय पर काफी प्रॉस्पेरिटी थी, लोग खुशहाल थे, और बिकॉज मेनली ऑफ ट्रेड, वहां ट्रेड ने काफी फ्लरिश किया और बहुत सारे गिल्ड्स थे, ट्रेडर्स के समूह होते थे who would donate money to construct स्तूप। जो ट्रेडर्स थे दे वर लार्जली फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स होने की वजह से उन्होंने स्तूप बनाने के लिए डोनेट करना शुरू किया, विहार बनवाए गए। और जनरली जो विहार होते थे दे वर क्लोज टू द सिटीज। जैसे कि हम बात करें कि तक्षशिला था, तक्षशिला जो था वो पेशावर शहर के निकट था। उसके अलावा हम सारनाथ की बात करें तो वाराणसी के निकट था। इसका क्या कारण था बच्चों? इसका कारण ये था कि जिससे कि विहार में रह रहे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, सो दैट दे कुड गो टू सिटीज इन मॉर्निंग एंड हैव आर्म्स, वो वहां पर जाकर भिक्षा मांग सके और जल्दी से वापस आकर अपने विहार में अपने जो उनकी क्रियाकलाप होता था उसको कर सके। तो इस तरीके से ये उस पीरियड की बात है। साइमल्टेनियसली हमने बताया कि किस तरीके से दोनों ही जो रिलीजियस करंट थे उन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। इसी दौर में एक नया भक्ति का पैटर्न शुरू हुआ जिसमें शिव और विष्णु के कल्ट को जगह मिली, एंड इट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ भागवत गीता। आज हम देखते हैं कि शिव का जो कल्ट है वो बहुत फेमस है भारत में, विष्णु का कल्ट बहुत फेमस है। तो दिस वाज द पीरियड व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू बीइंग। ये वो पीरियड था। बेसिकली हमने आपको बताया किस तरीके से जो सोसाइटी थी वो लार्जली रूरल सोसाइटी थी। स्टिल ट्रेड वाज फ्लरिशिंग अलोंगसाइड। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे वो दोनों ही धर्म अपने एक तरीके से चरम पर थे, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मणिज्म ने अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया था। एंड एज अ रिजल्ट जो सोसाइटी थी वो लार्जली मिक्स सोसाइटी के रूप में सामने आ रही थी। वर्ण व्यवस्था अभी भी थी, लेकिन एक थोड़ा सा इगैलिटेरियनिज्म आ चुका था, समानतावाद दिखाई देता था सोसाइटी में। ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, नॉर्थ से साउथ तक ट्रेडर्स जाते थे और उसका नतीजा ये हुआ
जो आने वाला समय था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो उस दौर की अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत सुदृढ़ हुई। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल जो कक्षा होगी उसमें हम आपको यहाँ से आगे की कहानी बताएंगे, साथ में आपको दक्षिण भारत की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अभी मुझे यानी शोभित शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।